तो 2023-24 का जो PYQ में क्वेश्चन बचे हुए थे उसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस किया जा चुका है प्रीवियस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर एफ। और क्वेश्चन नंबर एफ के बाद हमने डिस्कस किया था आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए। तो 6 का ए पार्ट भी डिस्कस हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 1 का एफ था। तो वो मतलब 2 क्वेश्चन आपके डिस्कस हो चुके हैं। बाकी 3 क्वेश्चन और आए हैं यूनिट 4 से, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। मतलब पार्ट 2 में सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा। PYQ आपका 2023-24 यूनिट 4 से रिलेटेड देखिए करके हम डिस्कस करते हैं। और आपको वैसे ही एग्ज़ाम में लिखना भी रहेगा। अब जैसे PYQ 2022-23-24 में जो यूनिट 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है वो आपका 7 नंबर में ये क्वेश्चन आया है डी। तो आप इसमें देखिए क्या है कि जो सेट है वो यूनिटी का 4th रूट है और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। और ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनेगा उसको अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, फिर साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना है, फिर उसका जनरेटर भी निकालना है। तो सबसे अच्छा है इसका कंपोजिट टेबल बना लीजिए, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत कम है। तो कंपोजिट टेबल जब आप बनाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन यहाँ मेंशन कर देंगे, चारों एलिमेंट को 1 - 1 i माइनस आई आप यहाँ मेंशन कर दीजिए। इसको कॉलम हेडर बोलते हैं। रो हेडर में भी वैसे ही 1 - 1 i माइनस आई आप मेंशन कर देंगे। टेबल कंप्लीट कर लेंगे मल्टीप्लाई कर करके। 1 × 1 1 होता है, -1 हो जाएगा, आई हो जाएगा, माइनस आई हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो यही आएगा। ऐसे -1 × 1 तो आपका होगा -1 -1 × -1 +1 -1 × i माइनस आई -1 × -i प्लस आई × 1 i × -1 -i × i स्क्वायर यानी कि -1 i × -i आपका हो जाएगा -i स्क्वायर जो कि +1 के बराबर होगा। -i × 1 हो जाएगा -i और -i × -1 +i -i × i आपका -i स्क्वायर होगा जो कि +1 होगा, -i × -i प्लस आई स्क्वायर जो कि -1 के बराबर होगा। तो 5 लॉ होल्ड कराने होते हैं जब अबेलियन ग्रुप होने के लिए। क्लोजर लॉ के बाद आपका एसोसिएटिव लॉ के बाद आपका आता है आइडेंटिटी लॉ के बाद आता है आपका इन्वर्स लॉ के बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ। यही पांचों लॉ होल्ड करा के यहाँ पे दिखा देंगे तो ये अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। अब देखिए क्लोजर लॉ कैसे पता चलेगा। सीधा लिखना है कि ऑल द एंट्रीज इन द कंपोजिट टेबल बिलोंग्स टू सेम सेट। जो सेट दिया गया था उसी से संबंधित है, उससे बाहर का एक एलिमेंट नहीं है। ऑल द एलिमेंट बिलोंग्स टू सेम, ऑल द एलिमेंट्स entered into composite table या all the entries in the composite table belongs to same set, so it hold closure law। तो ये का पहला क्लोजर लॉ का यही एक लाइन का जस्टिफिकेशन लिखना है। एसोसिएटिव लॉ में आप लिखेंगे कि इट इज वेल नोन दैट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर सेट, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही हिस्सा है। वैसे भी कॉम्प्लेक्स नंबर सुपर सेट होता है, सारे नंबर उसके अंदर आते हैं। तो ये एसोसिएटिव लॉ भी इस तरह से हो जाएगा। सिंपल आपको एक लाइन लिखनी है, इट इज वेल नोन दैट मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होल्ड एसोसिएटिव लॉ ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। आइडेंटिटी लॉ की जहाँ तक बात है तो आप ऑब्जर्वेशन से, टेबल के ऑब्जर्वेशन से कर देंगे। ये आपका 1 हो जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट, चाहे आप कॉलम में देख लेंगे चाहे रो में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो पूरी एंट्री है आपके फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में वो आपके आइडेंटिकल टू, अगर रो कॉलम ऑब्जर्व करेंगे तो कॉलम में ऑब्जर्व करने के बाद आप देखेंगे कि इसी के समान है। 1 1 से मैच कर रहा, -1 -1 से, आई से, -i से। तो किसी एक को रेफर कर देंगे। ऐसे कॉलम हेडर से देखिए ये रो आपका मैच कर रहा है तो आप कह देंगे कि कॉलम फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू। आप कैसे बोलेंगे इसको मैं आपको बता दे रहा हूँ टेबल में कि फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू कॉलम हेडर यही है। सो 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट एंड सो इट होल्ड आइडेंटिटी लॉ। फिर बात आती है इन्वर्स लॉ की। इन्वर्स लॉ के लिए आपको टेबल के अंदर देखना रहेगा कि हर एक रो या कॉलम, तो रो को ही चलिए लेके चलते हैं, रो में रहेगा तो कॉलम में भी आ जाएगा। हर रो में आइडेंटिटी एलिमेंट की एंट्री वंस हुई है।
यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है, यहाँ पे भी वी है। वही जो आप देख रहे हैं वही लिख देना, बिकॉज देयर इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन ईच रो सो इट होल्ड इनवर्स लॉ। और चूंकि नंबर ऑफ एलिमेंट बहुत कम है तो आप बता दीजिए 1 का इनवर्स 1 है, फिर -1 का इनवर्स -1 है, आई का इनवर्स आपका -i है, -i का इनवर्स क्या है, i है, मतलब -i से चले और i तक पहुंच गए, वही इनवर्स हो जाएगा। इसी तरह से आप इस तरह से आप बोल देंगे कि इट होल्ड इनवर्स लॉ। 1 का इनवर्स 1 दिख रहा है, -1 का -1 दिख रहा है, i का -i का आपका -i दिख रहा है और -i का i दिख रहा है। तो इस तरीके से आप इनवर्स लॉ के बारे में बता देंगे। कम्यूटेटिव लॉ की जहाँ तक बात है, कम्यूटेटिव लॉ कैसे आप बताएंगे, ये आप देखेंगे कि रो जो है आपका वो रो वन की एंट्री अगर आप देखें तो ये रो 1 है, रो 1 देखिए 1 -1 i लिखा है, यहाँ पे कॉलम 1 में भी 1 -1 i उसी सीक्वेंस में लिखा है। रो 2 में भी वही कहानी है, कॉलम 2 से मैच कर रहा है। रो 3 की सारी वैल्यू कॉलम 3 से मैच करेंगे और उसी सीक्वेंस में। रो 4 में भी देखिए -i 1 -1 है, यहाँ पे भी -i -1 1 है। तो वहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ में लिखेंगे सिंस रो 1 इज equivalent to column 1, row 2 is equivalent to column 2, row 3 is equivalent to column 3, and row 4 is equivalent to column 4. So it hold commutative law, and so given algebraic structure is an abelian group, क्योंकि पांचों लॉ आपने होल्ड करके दिखा दिया। अब इसके बाद देखिए जो साइक्लिक ग्रुप की बात है, साइक्लिक ग्रुप तब कहा जाता है किसी भी ग्रुप को कि वो अगर उसके अंदर कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो सारे एलिमेंट को जनरेट कर सके। तो आप देखेंगे कि हमारे ग्रुप के अंदर आई और -i कभी भी जनरेटर अकेले नहीं होता है, जनरेटर पेयर में होते हैं। अगर कोई एलिमेंट जनरेटर है तो उसका इन्वर्स भी होगा। तो जी हैव टू जनरेटर, एक तो आपका i है और उसका इन्वर्स भी होगा ही होगा -i। तो -i और i एंगुलर ब्रैकेट में g के इक्वल लिख देंगे तो जनरेटर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ ये भी आपको दिखाना रहेगा, क्योंकि i पे पावर 1 रेज करके i बना सकते हैं, i पे पावर 2 रेज करके आप -1 बना सकते हैं, i पे पावर 3 रेज करके आप -i बना सकते हैं और i पे पावर 4 रेज करके 1 बना सकते हैं। तो यूजिंग i वी कैन जनरेट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट, सो i इज जनरेटर। इसी तरह से -i से भी आप जनरेट करके दिखा सकते हैं। तो देयर इज टू जनरेटर दैट इज i एंड -i, सो इट इज साइक्लिक ग्रुप। वैसे एक भी आप बता देंगे तो भी वो साइक्लिक ग्रुप हो जाएगा। तो ये, और इसको डिटेल में देखने के लिए प्रीवियस वीडियो जो है लेक्चर के वो भी देख सकते हैं, तो और अच्छे से उसमें बताया गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो यूनिट 4 से आया हुआ है वो है आपका 3A। 3A आपका अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। तो 3A में दिया गया है एक रिलेशन, बाइनरी रिलेशन है, जब किस शर्त को पूरा कर रहा है। नहीं, ये आपका यूनिट 1 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं यूनिट 4 का है। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन रिलेशन पे बेस्ड ऑन है। केवल एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो है आपका 6B। 6B बताते हैं। तो 6B भी आपका कंपोजिट टेबल से ही बन जाएगा। कंपोजिट टेबल आप बना के, ये मॉडुलो 7 है, मॉडुलो 7, मॉडुलो n का मतलब होता है, अगर कहीं पे मॉडुलो n लिखा गया है तो उसका मतलब सेट अगर ना भी दिया हो तो सेट 0 1 2 से लेके n दिया है तो n-1 तक सेट हो जाएगा। चाहे सेट दिया हो या ना दिया हो, आप इंटरप्रेट करके सेट निकाल सकते हैं। यहाँ मॉडुलो 7 दिया गया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो हो या एडिशन मॉडुलो, सेट वही रहेगा 0 से लेके n-1 तक। तो ये चूंकि टोटल 6 एलिमेंट है तो आराम से 5 एलिमेंट है, नहीं 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट अगर लिमिटेड हो तो कंपोजिट टेबल मेथड सबसे सही होता है। तो इसका कंपोजिट टेबल आप बनाएंगे, कंपोजिट टेबल हम लोग बनाते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 है, मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ सब्सक्रिप्ट लगा देंगे 7। कम एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट आप यहाँ लिख देंगे कॉलम हेडर की जगह पे। रो हेडर की जगह भी वैसे ही 1 2 3 4 5 6 आप लिख देंगे और कंप्यूटेशन करेंगे। कंप्यूटेशन
क्या करना है कि आप रो के एलिमेंट को उठाइए, रो हेडर को, और कॉलम हेडर से मल्टीप्लाई करते चले जाइए और फिर 7 से डिवाइड कर दीजिए। जो रिमाइंडर है वो लिख देंगे। 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक इसी तरह से यहाँ 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 2 से जब मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे तो 2 इंटू 1 2, तो 2 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। 2 इंटू 2 4, वहाँ पे भी वही आएगा। 6 आएगा तो 6 ही आएगा, लेकिन 2 इंटू 4 करेंगे 8, तो रिमाइंडर 1 आएगा। 2 इंटू 5 पे आपका रिमाइंडर 4 आएगा, कितना आ जाएगा 10, 10 पे 3 आएगा। 2 इंटू 6 12, रिमाइंडर 5। तो वही 1 2 3 4 5 6 देखिए रिपीट होगा। 3 में 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, रिमाइंडर 2, 3 4 जा 12, रिमाइंडर 5, 3 5 जा 15, रिमाइंडर आपका 1, 3 6 जा 18, रिमाइंडर 4, 4 इंटू 1 4, रिमाइंडर 4, 4 इंटू 2 8, 8 रिमाइंडर 1, 4 3 जा 12, रिमाइंडर 5, 4 4 जा 16, रिमाइंडर 2, 4 5 जा 20, रिमाइंडर 6, 4 6 जा 24, रिमाइंडर 3। 5 1 जा 5। मोस्टली केसेस में आपके सेम नंबर, मतलब कोई नंबर रिपीट नहीं होता, लेकिन कहीं अगर रिपीट होता है तो देखा जाएगा उसको। तो यहाँ पे 5 इंटू 1 5 होता है, तो रिमाइंडर आपका 5, 5 2 जा 10, रिमाइंडर 3, 5 3 जा 15, रिमाइंडर 1, 5 4 जा 20, तो 6 रिमाइंडर, 5 5 जा 25, रिमाइंडर आपका 4, 5 6 जा 30, तो 7 4 जा 28, यानी 2 रिमाइंडर। 6 1 जा 6, रिमाइंडर 6, 6 2 जा 12, रिमाइंडर 5, 6 3 जा 18, रिमाइंडर 4, 6 4 जा 24, रिमाइंडर 3, 6 5 जा 30, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। 7 6 6 जा 36, रिमाइंडर 1। तो 1 2 3 4 5 6 ही हर जगह एंट्री हुई है, कोई एंट्री सेट से बाहर नहीं है। इस नाते ये तो प्रूफ हो गया कि ये आपका क्लोजर लॉ होल्ड करता है। बाकी आपको क्लोजर लॉ वगैरह तो होल्ड करके दिखाना भी नहीं है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल, जी टेबल कंस्ट्रक्ट हो गया। 2 का इनवर्स, 3 का इनवर्स, 6 का इनवर्स। तो सबसे पहले इसमें इनवर्स लॉ को देखने के लिए, इनवर्स का कोई भी कैलकुलेशन करने के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो आप देखिए कौन सा रो कौन सा कॉलम है जो एकदम आइडेंटिकल टू, मतलब रो अगर देखेंगे तो कॉलम हेडर के बराबर है। तो ये दोनों देखिए कॉलम हेड, यह रो नंबर 1 कॉलम हेडर के बराबर है, कोई चेंज नहीं है, सीधा जैसे कॉपी पेस्ट हुआ है। तो इसका मतलब 1 आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ऐसे अगर कॉलम भी देखेंगे तो कॉलम 1 रो हेडर के बराबर है, तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट आपको दिखेगा। मतलब कैसे भी देख के आप डिक्लेयर कर देंगे फ्रॉम कंपोजिट टेबल इट इज ऑब्वियस दैट आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू 1। आइडेंटिटी एलिमेंट आपका पता चल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हर रो में या कॉलम में, तो रो मान लेते हैं, रो में आप देखिए कहाँ कहाँ किस जगह 1 है। 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, 1 यहाँ पे है। हर रो में 1 आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। तो 1 का इनवर्स 1 हो जाएगा। 1 रो नंबर 1 से चलेंगे, मतलब 1 हेडर से, और आप वहीं से जहाँ भी 1 मिलेगा उसके सामने से वर्टिकली ऊपर मुड़ जाएंगे। तो 1 का 1 हो जाएगा। 2 का आपका 2 जो है, ये 2 लिखा हुआ है, -2 मत पढ़िएगा। 2 का इनवर्स आपका 4 हो जाएगा। 3 का इनवर्स आपका 5 हो जाएगा। 4 का इनवर्स 2 हो जाएगा। 5 का इनवर्स आपका 3 हो जाएगा। 6 का इनवर्स 6 हो जाएगा। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स यहाँ पता चल गया। तो 2 का इनवर्स आपसे पूछ रहा है, तो 2 इनवर्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, 2 में आप गए यहाँ 4 मिला। 3 इनवर्स आपसे पूछ रहा है, तो 3 इनवर्स इक्वल टू 3 के रो वाले से सामने गए और उसके बाद आप मुड़ गए तो 5 मिल रहा है। उसके बाद आपसे पूछा है 6 इनवर्स, तो 6 इनवर्स का तो 6 ही आया, आपको देखे ही हैं, ऐसे मुड़ के देख लीजिए, 6 आपको पता चल गया। तो सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। कंप्यूट द ऑर्डर एंड सब ग्रुप जनरेटेड बाई 2 3। तो ऑर्डर आपको कंप्यूट करना है, और एंड सब ग्रुप बाई 2 एंड 3। तो 2 3 आप 2 एलिमेंट लेंगे, और जो है इसमें बेसिकली लिखना चाहिए था कोसेट वगैरह, लेकिन सिंपल लिखा है कंप्यूट द ऑर्डर। ऑर्डर की बात जहाँ तक होती है, नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें होते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट आपका जो है कितना सेट में है, अगर ग्रुप और सब ग्रुप की बात करेंगे तो उसमें जितने एलिमेंट होते हैं वही आपका ऑर्डर होता है।
तो ये अगर ग्रुप है तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 6, क्योंकि इसके अंदर 6 एलिमेंट है। जहाँ तक बात है ये 2 3 की बात कर रहा है, सब ग्रुप के अंदर अगर 2 3 है तो 2 3 अगर सब ग्रुप के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं तो 2 ही ऑर्डर होगा। लेकिन अगर एक दूसरा भी कॉन्टेक्स्ट हो सकता है कि ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एक चीज़ होती है। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट का मतलब होता है कि उस एलिमेंट पे आप कोई एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर रेज करिए और वो इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाए। अगर उस सिनारियो में इस बात को पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन टाइप का चीज़ दिया हुआ है, लेकिन हम दोनों केस में बता दे रहे हैं। जी पे पावर n इक्वल टू ई होना चाहिए। तो अब आप ये देखेंगे 2 के बारे में अगर देखें तो वही एलिमेंट आपका बार बार ऑपरेट होगा। अगर 2 इंटू 2 करिए और मॉडुलो 7 है तो 2 इंटू 2 करने के बाद 4 आएगा, क्योंकि 4 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आपका कितना आएगा 4 ही आएगा। फिर अगर मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू थ्राइस कर देते हैं, इस चीज़ को थ्राइस कर देते हैं मॉडुलो 7 पे, तब जाके ये 8 होगा और तब जाके रिमाइंडर 1 आएगा आपका। रिमाइंडर आपका 1 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल आएगा। तो 2 का ऑर्डर हो गया 3, क्योंकि 2 पे पावर 3 इज इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है। तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको रेज करने पे 2 पे आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर हो रहा है वो 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर नहीं हुआ, इस नाते एक बार और मल्टीप्लाई किए, तो एक बार मल्टीप्लाई किए तब जाके वो 2 इंटू 2 इंटू 2 8 हुआ और आपका 8 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो ऑर्डर 2 का 3 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप 3 की बात करें तो मैं इस टेबल को अब हटा रहा हूँ। 3 की बात अगर आप करें तो 3 पे, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट आपको पता ही चल चुका है 1 है, 3 पे पावर 1, 3 पे पावर अगर 3 इंटू 3 मॉडुलो 7 करेंगे तो 9 आएगा, रिमाइंडर 2 आएगा आपका। और इसी अगर 3 क्यूब करेंगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। 3 क्यूब अगर आप करेंगे यानी कि 3 इंटू 3, इसे पूरा सही से लिख दिया जाए, 3 इंटू मतलब 3 मॉडुलो 7, 3 मॉडुलो मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 3, तो 3 3 जा 9 और यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया था, उसी 2 में 3 का मल्टीप्लाई करिए, रिमाइंडर में ही मल्टीप्लाई करिए प्रीवियस वाला जो था। तो 2 इंटू 3 6 हुआ, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 6 ही आएगा। तो यहाँ पे आपका 6 आ रहा है। अब आपका देखिए अगर एक बार और मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 सत्ते 42 हो जाएगा। तो 6 सत्ते 42, क्योंकि 6 यहाँ पे रिमाइंडर आया है और उसमें 7 से अगर आप डिवाइड करेंगे, अगर एक बार और नहीं 18 होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और ये सब जगह मॉडुलो 7 लगा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। तो प्रीवियस रिमाइंडर यहाँ पे कितना आया था 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 होगा, 18 पे रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। अब आप एक बार और मल्टीप्लाई कर दें, शॉर्टकट में हम लिख दे रहे हैं, 3 पे पावर 5 पे अगर देखा जाए तो 4 3 जा 12 होगा, रिमाइंडर 5 आएगा। और अगर 3 पे पावर 6 अगर आप करते हैं तो प्रीवियस रिमाइंडर 5 5 3 जा 12 और 12 आप 5 3 जा 15, तो 15 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 6 टाइम अगर आप करेंगे तो जाके रिमाइंडर आपका 1 आएगा, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ रहा है। तो यानी कि 3 का जो ऑर्डर हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, मतलब 3 पे पावर 6 इक्वल टू 1 हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे आपका आइडेंटिटी एलिमेंट 6 पावर रेज करने पर हो रहा, तो 3 का ऑर्डर 6 हो जाएगा। तो 2 का ऑर्डर आपका 3 आया और 3 का ऑर्डर 6 आया, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इसके बाद बात करते हैं लास्ट, इज जी साइक्लिक ग्रुप। तो साइक्लिक ग्रुप होने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या सारे एलिमेंट किसी एलिमेंट से जनरेट होते हैं नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 1 आपका सबसे बेहतरीन है, 1 से आप सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि 1 जो है और 1 का इन्वर्स कोइंसिडेंस है 1 ही है यहाँ पे, क्योंकि 1 इंटू 1 करते हैं, सबसे अच्छी बात है कि 1 का इन्वर्स आपका 1 ही है। तो देखिए 1 इंटू 1 1 करेंगे आएगा 1, 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 ही आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर ही आएगा। तो इस वजह से 1 का इन्वर्स यहाँ पे 1 ही है, ये अच्छी बात है, 2 अलग अलग एलिमेंट नहीं है। और
1 से क्या आप सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हैं? तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 1 से आपका 1 जितनी बार भी मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही रह जाएगा। लेकिन इसमें 5 जो होता है, 5 आपका जनरेटर होता है। 5 पे आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा 5 पे पावर 1 5 होता है, रिमाइंडर 5 आएगा। 5 1 पे पावर 1 करके आप 5 को जनरेट कर सकते हैं। 5 पे पावर 2 करेंगे तो ट्राई किया जा रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें 5 पे बन सकता है नहीं बन सकता। 25 पे रिमाइंडर आपका कितना आएगा 4, 7 त्रिक 21 4 25, हाँ। और 5 पे पावर 3 करेंगे तो पुराना बैठ के 5 बार 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 4 रिमाइंडर यूज करिए। स्क्वायर पे 4 आया था, 4 में 5 का एक बार और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 5 या 20, 7 से करेंगे तो 6 रिमाइंडर आ जाएगा। 5 पे पावर 4 पे ट्राई करना तो प्रीवियस रिमाइंडर यूज करिए, 3 पावर पे जितना आया था 5, 6 में ही 5 का मल्टीप्लाई करिए। 5 तो 4 बार करेंगे तो काम बढ़ जाएगा, शॉर्टकट आप देखेंगे इसको। तो 6 इंटू 5 30, रिमाइंडर 2 आया। 5 पे पावर 5 किए, ये जो प्रीवियस रिमाइंडर था उसी में 5 का और मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 2 जा 10, 3 आ गया। अब एक बचा है, सारे जनरेट हो गए, केवल 1 अभी तक नहीं जनरेट हुआ, उसको ट्राई करते हैं। 5 पावर 6 करते हैं तो प्रीवियस रिमाइंडर 3 था, 5 पे पावर 5 पे उसी में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 पे पावर आपका जो है 3 को 5 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 आएगा, 15 पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये जान लीजिए कि आपके 5 से सारे एलिमेंट जनरेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 सारे एलिमेंट। तो सो ग्रुप कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 5 विद इन एंगुलर ब्रैकेट, मतलब 5 आपका जनरेटर है और 5 का जो भी इनवर्स होगा वो भी इसका जनरेटर ही होगा। तो 5 का इनवर्स 3 था, टेबल में आपको बताया गया था। तो ये क्वेश्चन कई बार शायद पूछा गया है, इसी नाते मैंने गेस करके 5 पे ट्राई किया है। 3 और 5 ही आपके इसके यहाँ पे जनरेटर हैं। 5 पता चल गया तो ये आप जान लीजिए उसका इन्वर्स भी होगा। 3 इन्वर्स है, क्योंकि 5 3 जा 12 15 होता है, 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर 1 आता है, 1 यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो पार्ट डी का जो आंसर होगा उसमें यस और जनरेटर आर 3 एंड 5, लेकिन आपको ऐसे शो करना पड़ेगा। 3 और 5 में से किसी एक पे शो कर दीजिएगा। 5 का मैंने दिखाया, 3 का खुद से भी कर सकते हैं। तो आपका जो भी PYQ था यूनिट 3 से रिलेटेड, मैं एक बार रिव्यू कर दे रहा हूँ। देखिए एक तो 6 का बी था, वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ और प्रीवियस वीडियो में 6 का ए भी डिस्कस किया था। ये 2 क्वेश्चन डिस्कस हो गए। 7 के दोनों आपके पार्ट जो हैं वो तो 5वीं यूनिट होगा, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों 4th यूनिट से होंगे, 3rd यूनिट से, और क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट आपके 2nd यूनिट से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट आपके 1st यूनिट से हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी क्वेश्चन है आपके, मैं उसको बता देता हूँ। फर्स्ट आपका है यूनिट 1 से, वो डिस्कस हो चुका होगा, क्योंकि यूनिट 1 के, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के सारे PIQ डिस्कस्ड है। ये भी डिस्कस्ड है, यूनिट 2 का है। ये भी डिस्कस्ड है, यूनिट 3 का है। ये आज डिस्कस किया हूँ। और ये आपका यूनिट 5 का है। तो ये भी सारे जो हैं डिस्कस हो चुके हैं। और आपका देखते हैं यूनिट 1 फर्स्ट सेक्शन में। फर्स्ट सेक्शन में आपका देखिए ये यूनिट 1 डिस्कस्ड है, ये भी यूनिट 1 डिस्कस्ड है, ये यूनिट 2 है, ये भी डिस्कस्ड है यूनिट 2 के PYQ में। ये भी यूनिट 2 है, ये भी डिस्कस्ड है। ये यूनिट 3 का, ये भी डिस्कस्ड है। यूनिट 4 का केवल एफ था, ये पहले पार्ट में डिस्कस्ड है। ये यूनिट 5 का है, ये आपका जब 5वां का डिस्कस करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। तो 23-24 के सारे क्वेश्चन यूनिट 4 के डिस्कस हो चुके हैं। यूनिट 5 24-25 का इसके बाद करेंगे।